हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GeoIS यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सनी दे। आप लोगों ने देखा ही होगा हम लोगों का दिसंबर का जो सोशल करंट अफेयर्स था, शायद आप लोगों ने वो पूरा चेक कर लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग जनवरी का सोशल करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हर एक दिन एक एक टॉपिक को लेके पढ़ते थे, उस टॉपिक को जानते थे, समझते थे, वैसे ही हम लोग जनवरी में जितने भी सोशल करंट अफेयर्स आए उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। पर उससे पहले एक चीज़, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी टारगेट 2023 एंड 24 का नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। पहला 2 क्लास फ्री रहेगा। ओके। बाकी के जो भी डिटेल्स है आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम वो शुरू करते हैं। द न्यूज़ इज वीमेन इन जुडिशियरी। ओके। आप लोगों को यही लगता होगा कि हाँ, वुमेन जुडिशियरी में आए हैं या फिर आने वाले हैं, तो ये क्या न्यूज़ है, क्यों ये न्यूज़ है। तो हमें ये जानना होगा कि वुमेन जुडिशियरी में इससे पहले उनका आंकड़ा क्या था, क्यों वो लोग जुडिशियरी में नहीं आ पाते हैं, वुमेन का जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेटिवनेस ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, और हम लोग कैसे वुमेन को और भी ज़्यादा जुडिशियरी में ला सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैड एन ऑल वीमेन बेंच विच वाज ओनली द थर्ड टाइम इन इट्स हिस्ट्री। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल वीमेन बेंच इस वक्त को लेके ओनली थर्ड टाइम है। ठीक है। इसके पहले सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था। ठीक है। क्यों, इसके साथ और जो न्यूज़ आया है, ओनली 3 टाइम्स मीन्स इससे पहले हुआ था 2013 में, 2018 में और उसके बाद 2022 में। ओके। इसका मतलब इससे पहले ऑल वीमेन बेंच कभी नहीं बना। दिस थर्ड ऑल वीमेन बेंचेस हर्ड ट्रांसफर पिटिशंस इन्वॉल्विंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड बेल मैटर्स। तो ये किस चीज़ को लेकर डील करेंगे, ट्रांसफर पिटिशन किससे रिलेटेड, इन्वॉल्विंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड बेल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट currently has only 3 women judges and the country will get its first women chief justice ओनली इन 2027। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मात्र 3 जज है और इंडिया को इसका सबसे पहला जो चीफ जस्टिस है वुमेन के रूप में मिलेगा 2027 में। तो आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है वो कितना कम है। अभी अगर हम ये पूछे कि सिग्निफिकेंस क्या है, अगर वुमेन जुडिशियरी में है या फिर ना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो सबसे पहला फ़र्क पड़ता है वो है डाइवर्सिटी। आप लोगों को पता होगा कि वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, वुमेन पर्सपेक्टिव, वुमेन एक्सपीरियंस इन सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेल। तो यही जो चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को जुडिशरी सिस्टम में ला पाते तो शायद किसी भी केस का एक अलग सा नज़रिया बनता। There is a need to bring diversity in judiciary, especially in the case women representation. This makes the gender perspective relevant because women judges bring a different set of experience and influences which then shape their thinking and it's reflected in their reasoning in the judgment। तो उनका जो एक केस को लेके, एक जजमेंट को लेके वो क्या सोचता है, उनका कारण क्या है, वो पूरा ही अलग होता। तो जुडिशियल सिस्टम में एक डाइवर्सिटी आता। बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। अभी आपको ये लगता होगा कि बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट मीन्स क्या अभी जो मेल जजेस है उनको कोई विश्वास नहीं करता, क्या उनके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि वुमेन जज कैन हेल्प एनहेंस द लेजिटिमेसी ऑफ कोर्ट्स एंड इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशियरी। दिस सेंड्स ए पावरफुल सिग्नल दैट द कोर्ट्स आर ओपन एंड एक्सेसिबल टू दोज सीकिंग जस्टिस। हमें कहीं ना कहीं पता है कि किसी भी सेंसिटिव मामलों में हम लोग एक वुमेन को ढूंढते हैं कि कोई भी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, रेप केस या फिर पॉस्को केस, कोई भी हम लोग जिस केस को भी हम लोग समझते हैं कि सेंसिटिव है, उसे हम कोशिश करते हैं कि एक महिला उस केस को हैंडल करे। तो वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है।
मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, बहुत दिनों से एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है, मेल डोमिनेटेड जस्टिस सिस्टम, अगर हम इसे ये नाम दें, तो उसमें एक बदलाव होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, ओके। और उसी के साथ विजिबिलिटी ऑफ वुमेन, कोई एक वुमेन के साथ कुछ एक हुआ और उसे लगे कि नहीं मुझे जस्टिस मिलेगा, कब लगेगा, जब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होगा, तब उसे लगेगा हाँ कि कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रही है, जो मेरे पक्ष में, मतलब कि मैं अगर सही हूँ तो मेरे पक्ष में ये जस्टिस आएगा। तो ये जो चीज़ है वुमेन की तरफ से, ये इसका सिग्निफिकेंस है वुमेन इन जुडिशियरी का। वुमेन इन द जुडिशियरी ब्रिंग मोर विजिबिलिटी एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग वुमेन एंड अदर जेंडर, not only women but also in other gender. This can help ensure that the justice system is more inclusive and representative of society as a whole. तो ये है women in judiciary का significance, okay? अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि जुडिशियरी में वुमेन का इतना कम रिप्रेजेंटेटिव होने का कारण क्या है, ठीक है, तो उसमें कुछ मिलेगा कि सोशल फैक्टर में देखा जाएगा कि द लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर्स इन लॉ कंबाइंड विथ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर जो टाइम है, काम करने का जो टाइम है वो अगर इनफ्लेक्सिबल हो, अगर कोई एक महिला जो घर से उनके, मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि जो उम्र वो लोग अपने करियर बनाने में लग जाते हैं, वही उम्र क्रूशियल होता है उनका फैमिली बनाने में ही, ठीक है। अगर एक वुमन कुछ बनना चाहती है अपने जीवन में, तो उसके सामने दो एक चॉइस आता है कि वो क्या करेगी, वो फैमिली की तरफ जाएगी या फिर अपना नया जो करियर है उसकी तरफ जाएगी। तो देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन अपने करियर की तरफ नहीं जा पाती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। और तो और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वुमेन के लिए जो भी काम रहता है, उन्हें पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम काम ऑफर किया जाता है। क्यों? इसका रीज़न यही होता है कि यही सोचा जाता है कि ये तो औरत है, इसके ऊपर ऑब्वियसली इसके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, अपने बच्चे, उन सभी का देखभाल करने का जो जिम्मेदारी होता है, तो ये काम ये नहीं कर पाएगी। तो फुल टाइम के लिए ये ठीक नहीं है, बस पार्ट टाइम के लिए ही ठीक है। ये जो वर्क प्लेस में इनइक्वालिटी है, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी आता है। कैसे आता है? ऐसे इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होते हैं, उनके ऊपर इतने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग घर का जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफ़िल करने में ही उन लोगों का उम्र जीवन निकल जाता है। और उसी के साथ मैं जो कह रहा था कि एक वुमेन करियर चूज़ करेगी या अपना फैमिली, एक ही वक्त पे ये सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के बाद करियर में नहीं जा पाती। तो ये या तो वो पूरा फैमिली संभाल लेती है, उसके बाद आके वो करियर चुनती है, पर तब तक उसका उम्र बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। या फिर वो पहले करियर चुनती है, उसके बाद जब फैमिली बनाने की कोशिश करती है, तब देखा जाता है कि उसमें मतलब कि कंसीव करने का जो, मतलब कि प्रॉब्लम वो सब आ जाता है, नया इशू लेने का प्रॉब्लम उसमें आ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ ही मुश्किल है। तो ये है societal reason. Some give up practice altogether, others opt for part-time or more stable options. The system loses out just uh, not just on diversity but the ability and equality these women could bring to law and justice delivery. तो एक औरत चली गई, बहुत सारे औरत चले गए, क्या हुआ? डाइवर्सिटी चला गया। सिर्फ वही नहीं, उनका जो एबिलिटी क्वालिटी था वो भी चला गया इस पूरे जुडिशियल सिस्टम से, ओके। तो ये जो सोशल फैक्टर है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये बहुत ही पैथेटिक है। क्यों पैथेटिक है? क्योंकि सोसाइटी का जो नॉर्म है वही ऐसे बना हुआ है। इसी के साथ हम लोग और भी कुछ रीजंस पढ़ेंगे लो रिप्रेजेंटेशन का। वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि औरत के पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद करियर, या फिर करियर संभालने के बाद फैमिली। दोनों में ही कहीं ना कहीं औरत ही खोती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि फैमिली
रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद वो अगर इस यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे एक नियम है, अ मेजर बैरियर टू वुमेन्स रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक द एंट्रेंस एग्जाम. Lawyers need to have 7 years of continuous legal practice and be in the age bracket of 35 to 45. देखा जा रहा है कि ये जो एज ब्रैकेट है ये उनसे मैच नहीं कर रही है, क्योंकि फैमिली संभालने के बाद अगर जब वो यहाँ पे आ रही है तो उनका उम्र, उनका जो प्रोडक्टिव उम्र था वो चला जा रहा है. ठीक है. और अगर मैं कहूँ कि पहले करियर उसके बाद फैमिली, तो करियर संभालने के बाद जब वो फैमिली में जाती है तो देखा जाता है कि इशू लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. Gender disparity in the judiciary. Except for one women judge, till now, no women judge has made it to the Supreme Court Collegium to top 3 judges that oversees appointment in high courts. There is also low elevation of women advocates from bar to bench. तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो भी बहुत हाई है. हम लोग एम्पावरमेंट कहते हैं ना, कि कहीं पे भी मतलब कि किसी एक कोई एक वुमेन टोटो चला रही है, कोई एक वुमेन कोई एक कार चला रही है, तो हम लोग इसे कहते हैं कि हाँ हाँ एम्पावर्ड हुई, एम्पावर्ड हुई. मतलब कि इनका रिप्रेजेंटेशन इतना ही कम है. अगर वो कोई एक ऑड जॉब में जो लड़कियों के लिए है नहीं, वहाँ पे अगर हम औरत को देखते हैं तो हम लोगों को खुशी होता है कि हाँ चलो कोई तो आया है अभी, मतलब कि इतने दिनों से तो कोई औरत थी नहीं. तो बस वही चीज़ है कि ये सब सोशल एंड सोशल भी मैं कह सकता हूँ, और उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जेंडर डिस्पैरिटी इन जुडिशियरी, यही सब कारण औरत को रोक के रखती है, जिससे वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है इन वुमेन जुडिशियरी वो कम हो जाता है. ठीक है. अभी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि क्या करने से ये चीज़ ठीक हो सकता है. Conducive workplace when men at all levels will participate as important stakeholders in ensuring conducive conditions for women in the workplace and women's problems be treated as all gender problems. Judicial benches must encourage young female lawyers' participation in the court to break the myth or perception against female lawyers' abilities and capabilities. Affirmative action at the bar by ensuring more women as senior advocates as it improves more women lawyers' participation. Reservation in the higher judiciary up to 50% as suggested by ex-CJI, Chief Justice of India. Higher rate of promotion of women judge from lower courts to higher courts. Reorient education system in such way that it teaches work-life balance such as child raising and domestic responsibilities must be meaningfully shared by both men and women. देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, जो भी वे फॉरवर्ड यहाँ पे कहा गया है, सब जो नियम है उस नियम बदलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब कि देखिए सोसाइटी का जो कल्चर है शायद ही हम उसे अचानक से चेंज कर सकते हैं, पर जो इंटरनल रेगुलेशंस, इंटरनल नॉर्म्स है, अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, कि एक ऐसा वर्क प्लेस हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो लोग काम कर सकती है, एक मतलब कि उनको और भी ज़्यादा इनकरेज करना, उनका जो मतलब कि पार्टिसिपेशन है उस पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, उनको वो राह दिखाना, उस राह के बारे में समझाना, जिससे वो लोग और भी ज़्यादा मतलब कि रिप्रेजेंट कर सके वुमेन्स को. तो मतलब एंड उसके साथ रिजर्वेशन इन द हायर जुडिशरी अप टू 50% और रिजर्वेशन भी कंफर्म कर देना. ये सब क्या है, ये सिर्फ नियम है. कैसा वाला नियम, देखिए सोसाइटल नियम हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, पर जो जुडिशरी के अंदर जो सिस्टम है अगर हम उसे नियम कर दे तब शायद कुछ ना कुछ हो सकता है. तो ये जो 50% रिजर्वेशन कर देना, करने के बारे में सोचना, एक जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ठीक करना, इनकरेज करना, affirmative action at the bar by ensuring more women as senior advocates as it improves more women lawyers participation, higher rate of promotion of women judges from lower courts to higher courts, ये सभी, और उसके साथ लास्ट में reorient education system in such a way that it teaches work life balance such as child raising and domestic responsibility. so ये लास्ट वाले को छोड़ के सभी है जुडिशियल नियम रिलेटेड. सिर्फ ये लास्ट में कहा जा रहा है कि वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए, ये मेन एंड वुमेन दोनों को समझाना, कि मेन को समझाना कि देखो ये जो फैमिली लाइफ है ये सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके. तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला, कि जब भी ऐसा वे फॉरवर्ड हम लोगों को लिखने को, मतलब कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, आप सोच के लिख रहे हो या फिर पढ़ के गए हो, तो हर वक्त कोशिश करना कि नियम के हिसाब से वो वे फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करना.
अगर वो सोसाइटल कल्चर से जुड़ा हुआ है तो सोसाइटल कल्चर को तो हम लोग अचानक से तोड़ नहीं सकते ना। तब ऐसा लास्ट वाला आएगा कि रीओरिएंटेशन एजुकेशन सिस्टम इन सच ए वे दैट इट टीचेस वर्क लाइफ बैलेंस सच एज चाइल्ड रेजिंग एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक ऐसा मतलब कि स्मॉल स्टेप्स के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को बदल सकते हैं। और जो स्मॉल स्टेप्स नहीं है, मतलब कि ऊपर वाले का मतलब कि ऊपर ये सब जो नियम है वो हो गया हम लोगों का रूल कि हाँ ये चीज़ अगर हम लोग कर दे कि कंपलसरी, तब शायद कुछ आ सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया विमेन इन जुडिशियरी। आप लोग इससे समझ सकते हो कि विमेन का होना ना होना और कैसे वो लोग आ सकती है इस चीज़ में। ये चीज़ हम लोगों ने आज जान लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।